अब आइए अंतर्राष्ट्रीय विश्व मातृभाषा दिवस। कौन सा? मातृभाषा दिवस। तो मातृभाषा दिवस कब आता है? 21 फरवरी। आपको समझ रहे होंगे, मैं पेपर में टेस्ट में वही चीज़ दे रहा हूँ, सुन लो। वो संडे का वैसे का वैसा चल रहा है दो पुराने समय से ही। तो ये एक्चुअली आपको पता है क्या 19 से 23 तारीख तक का है। ये अभी तक 19 से क्या चल रहा है 23, क्योंकि मैंने कहा 4-4 दिन ही कवर हो रहे हैं, तो उस हिसाब से 19 से 23 तक का है, समझ गए। तो विश्व मातृत्व भाषा दिवस कब आया? 21 फरवरी को। अब मातृभाषा दिवस है। कौन सा? मातृभाषा। अब बताइए, अब इसको देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है। पहली भाषा कौन सी है? हमारी भाषाएं हैं, तो विश्व की सबसे बड़ी भाषा कौन सी? मंडारिन। और दूसरी कौन सी? मंडारिन को चीनी बोलते हैं। और दूसरी कौन सी? हिंदी। हिंदी का नंबर आ गया दूसरी में। दूसरी में कौन आ गया? हिंदी। अब विश्व में तो यह है पोजीशन पहला और दूसरा। भारत में पहली भाषा कौन सी? भारत में पहली हिंदी। हिंदी 40% लोग बोलते हैं, दूसरी बांग्ला है और तीसरी तमिल है, समझ गए। हमारा, हम कहाँ पर रहते हैं? राजस्थान। तो हमारा नंबर कौन सा? 7वां। कौन सा? 7वां। 7वां किसका है? राजस्थानी का। राजस्थानी में पहला नंबर किसका है? मारवाड़ी का। दूसरा मेवाड़ी। और तीसरा मतलब ढूंढाड़ी। ये लो, ऐसे पहले। अब ये टॉपिक कहाँ पर चला गया? तुम्हारा भाषा में भी चला गया और तुम्हारा बोलिया और साहित्य में भी चला गया। आगे चलिए। अब ये तो हो गई तुम्हारी भाषा। अब हमारे यहाँ पे ये तो भाषा हो गई। एक होती है क्लासिकल लैंग्वेज। कौन सी? क्लासिकल। क्लासिकल लैंग्वेज पहली कौन सी? तमिल। दूसरी कौन सी? संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। अब तक कितनी लैंग्वेज हो गई? 11। और ये RS प्री में क्वेश्चन आया था कि क्लासिकल लैंग्वेज भारत की कितनी हैं? तो 11। और अब की बार 2024 में कितनी लैंग्वेज को शामिल किया गया? 5 को। ये करंट का क्वेश्चन था। तमिल हो गया क्लासिकल। अब फिर हमारे यहाँ पे कौन सी है? राजभाषा। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में कौन सी है? राजभाषा। राजभाषा भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? 17। अनुच्छेद कौन सा? 343 से 351। 343 से 351। अनुसूची कितनी? 8वीं। कौन सी? 8वीं। 8वीं अनुसूची का में शुरू में कितनी भाषा थी? 14। और आज कितनी भाषा है? 22। ये टोटल आपका हो गया। अब ये 343 वाला तुम्हारे CET में क्वेश्चन आया, सब में क्वेश्चन वही है। ये लैंग्वेज ये RS में आ गया। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी पर सप्ताह में कितने दिन दूध दिया जाएगा? तो 5 दिन। कितने दिन? 5। अब ये पहले इसका नाम था पन्नाधाय अमृत योजना, मतलब पन्नाधाय अमृत योजना हो गया अमृत आहार योजना। इसको अब क्या कर दिया? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। समझ गए क्या? अब ये अमृत आहार 5 दिन का दूध दिया जाएगा। आंगनबाड़ी है। अब ये आंगनबाड़ी को आजकल क्या बना रहे हैं? नंदघर। नंदघर का वेदांता आई गया, जो आपके फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार करंट में ही आया हुआ है कि वेदांता ने कितने नंदघर बनाए थे? तो 25,000। कितने? 25,000। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे, समझ गए होंगे। और उसी प्रकार जो आंगनबाड़ी, नंदघर, वेदांता हो गया। और उसके बाद वेदांता समूह ना, इस प्रकार का कौन कौन से काम कर रहा है? CSR के तहत एक तो नंदघर बना रहा है। कौन सा? नंदघर। और एक आपका मर्यादा, एक सखी। मतलब नंदघर में तो आंगनबाड़ी को गोद लेके चला रहा है, समझ गए। मर्यादा में स्कूलों में शौचालय बना रहा है। स्कूलों में क्या बना रहा है? शौचालय। और सखी के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनका विकास कर रहा है, समझ गए। ये कौन सा है? इसका आंगनबाड़ी। और आंगनबाड़ी को ही आदिवासी एरिया में क्या बोलेंगे? माँ बाड़ी। आंगनबाड़ी को आदिवासी एरिया में क्या बोलेंगे? माँ बाड़ी। ये लो। गांधी के कार्यकाल में 19 संविधान संशोधन हुए। कितने हुए? 19। एक साथ 19 संविधान संशोधन हुए इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ठीक है। अब एक तरफ तो आप इंदिरा गांधी पढ़ रहे हैं, सुन लो। एक तरफ टॉपिक कौन सा हो रहा है? संविधान संशोधन। समझ गए क्या? संविधान संशोधन, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टॉपिक अब जैसे RS उसमें क्वेश्चन अलग अलग आजकल आने लग गए कि भाई कौन से राष्ट्रपति के समय अध्यादेश पारित हुए, कौन सा क्या हुआ, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो टोटल संशोधन कितने हुए? अब तक के सर्वाधिक संशोधन हुए हैं ये। अब तक के क्या है? सर्वाधिक। यह अवधि 1971 से क्या है? 77 तक।
71 से 77 के बीच में उन्होंने सबसे विवादास्पद संशोधन तो कौन सा किया था? 42वां। कौन सा? 42वां। तो 42वां संशोधन 1976 है, वो सबसे विवादास्पद भी है और इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। लघु संविधान भी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा 1971 से 77 तक के काल में हो गया, मतलब 77 तक के काल में ये सारे के सारे हुए, 71 से 77। क्लियर है? तो ये उससे भी हो गया। अब संशोधन के बारे में बात करें नॉर्मली, तो आपकी विशेषता भी हो जाएगी। भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का क्या है? समन्वय। कठोर संविधान दुनिया में कहाँ का है? अमेरिका। और लचीला कहाँ का है? ब्रिटेन। दोनों का हमारा समन्वय है। तो फिर हमारा संविधान संशोधन कहाँ कैसा है? तो दक्षिणी अफ्रीका जैसा। दक्षिणी अफ्रीका से लिया है। भाग 18 में है इसका। कौन से में? भाग 18। और अनुच्छेद कौन सा? 368 है। अनुच्छेद कौन सा है? भाग 20 है। भाग 20। अनुच्छेद कौन सा? 368। लिया कहाँ से है हमने? दक्षिणी अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण में। कितने प्रकार से संशोधन होता है? 3। एक तो साधारण बहुमत, एक विशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन। समझ गए? तो ये हो गया। अब तक पहला संशोधन कब हुआ? 1951, जिसमें 9वीं अनुसूची का क्या हुआ? निर्माण। और अब तक लास्ट हुआ संशोधन कौन सा हुआ? 106वां। 106वां में महिलाओं को संसद में क्या है? आरक्षण। ये लो टोटल। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे? देखिए, जवाहरलाल नेहरू के काल में सरदार पटेल रहे, एक हो गया। मोरारजी देसाई में चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। कौन है? जगजीवन राम। समझ गए? ये 2 रहे। और पीवी नरसिंह राव के कोई रहा नहीं। चंद्रशेखर के काल में देवीलाल। और देवीलाल है ना, देवीलाल 2 प्रधानमंत्रियों के समय उप प्रधानमंत्री रहे। देवीलाल किसके समय भाई? 2 प्रधानमंत्री, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। वीपी सिंह और चंद्रशेखर। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से उप प्रधानमंत्री थे जो 2 प्रधानमंत्रियों के पास रहे? तो कौन से रहे? देवीलाल। कौन से रहे? देवीलाल। और बाद में अटल जी के पास आपके कौन हो गए? लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण कौन हो गए? आडवाणी। ये लो, ये टोटल आपका उप प्रधानमंत्री का। निम्न में से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है? क्या है? सांविधिक आयोग नहीं है। सांविधिक, संवैधानिक नहीं, सांविधिक। इसको सांविधिक बोलते हैं। और एक होती है संवैधानिक, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लगाया। कौन सा है? बोलो। वैधानिक आयोग लगाया। कौन सा? वैधानिक। एक तो होता है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। समझ गए? एक होता है वैधानिक। वैधानिक को ही सांविधिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांविधिक। और साथ में वैधानिक मैंने इसलिए लगा दिया। बोलो, क्लियर है? तो आपको होता है अल्पसंख्यक आयोग वैधानिक है। मानव अधिकार आयोग क्या? वैधानिक है। महिला आयोग क्या है? वैधानिक है। बाल आयोग क्या है? वैधानिक है। सूचना आयोग क्या है? वैधानिक है। ये सब कौन से हैं? वैधानिक। SC, ST, OBC, ये तीनों आयोग ही क्या हैं? संवैधानिक। आ गया। और मानव अधिकार आयोग तो तुम्हारे सिलेबस में भी आया हुआ भी है कि मानव अधिकार आयोग कौन सा आयोग है। बार बार आपको एक कह रहा हूं कि आपको जो आयोग बोर्ड दिए हैं वो थ्योरी दी है, न कि कोई आपका सदस्य कितने हैं, अध्यक्ष कितने हैं, वो नहीं दिया। अब तक तुम्हारे को यही क्वेश्चन पूछे हैं। समझ गए क्या मेरी बात को? तो कौन सा बोलो? SC, ST, OBC, ये तीनों कौन से हैं? संवैधानिक। SC, ST, OBC तीनों का आर्टिकल 338 में क्या है? उल्लेख। 338 में SC है, 338A में ST है, 338B में OBC है। आ गया। और ये बाकी सारे के सारे वैधानिक आयोग है। समझ गए? ये सारी बात आ गई। लोकसभा अध्यक्ष पद पर निधन होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जीवी मावलंकर। और दूसरा है GMC बालयोगी। समझेगा? GMC बालयोगी। दूसरा कौन है? GMC बालयोगी। अब इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनाओगे आप। बोलो। लोकसभा अध्यक्ष तुम्हारे सिलेबस में दिया है। लोकसभा अध्यक्ष तुम्हारे सिलेबस में क्या हुआ? दिया है। तो पहला तो पद पर मरने वाला कौन हो गया? ये। और दूसरा कौन सा हो गया? ये GMC बालयोगी। सेकंड हो गए। और पहला त्यागपत्र देने वाला नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी ने 2 बार त्यागपत्र दिया है। एक बार और बना, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी कितनी बार बने हुए हैं? 2 बार। तो 2 बार त्यागपत्र दिया है। समझे? और ये गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने भी त्यागपत्र दिया। तो ध्यान दीजिएगा,
मतलब एक्चुअली 3 बार लोकसभा अध्यक्ष ने क्या दिया, त्यागपत्र। तो उसमें से 2 तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, और 1 बार कौन था, गुरदयाल सिंह ढिल्लों। अब क्वेश्चन बनाओ ना, वो तो जनरल बात तो होगी, अब कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें। अब बोलो, वो जनरल बात है। पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था, जीवी मावलंकर। अरे पहला कौन था, जीवी मावलंकर। सर्वाधिक कार्यकाल वाला कौन है, बलराम जाखड़। सबसे कम कार्यकाल वाला कौन है, बलिराम भगत। पहली महिला कौन हो गई, तो मीरा कुमार। कौन हो गई, मीरा कुमार। पहला गैर कांग्रेसी कौन है, तो आपका ये नीलम संजीव रेड्डी आया हुआ है, नीलम संजीव रेड्डी। पहला त्यागपत्र देने वाला भी कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। और पद पर मरने वाला कौन हो गया, जीएमसी बालयोगी, जीवी मावलंकर एंड बालयोगी। अब ऐसे सोचना ना कि इतना तो सोच लिया लोगों ने, अब और आगे सोचो। अब तो वो एलोन मस्क कह रहा है ना, वैसे 130 की तो चाहिए आईक्यू। लोक अदालतों के संबंध में कौन सा, लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार मामलों के मुकदमों के पहले ही उनका समाधान का है, न कि ऐसे अदालतों के समाधान का जो किसी न्यायालय में क्या है, लंबित। लोक अदालतों का केवल सिविल मामलों में दखल है, आपराधिक मामलों में नहीं है। प्रत्येक लोक अदालत सेवारत या न्यायाधिकारी हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं। ये तीनों ही क्या हैं, गलत हैं। लोक अदालत पहले तो आप समझ लीजिए, एक तो सभी मामलों से होता है। लोक अदालत एज ए क्या है भाई, लोक अदालत एक बार शॉर्ट में एक शब्द सुन लीजिए कि लोक अदालत एक समानांतर क्या है, अदालत है जो अनौपचारिक ढंग से वार्ता करके और मामलों का क्या करती है, समाधान। जैसे पारिवारिक न्यायालय नहीं होते क्या, पारिवारिक, तो पारिवारिक न्यायालय में वही न्यायाधीश बैठता है, वही सब कुछ होता है, सारे मामले होते हैं। उसी प्रकार से इनमें भी सब मामले होते हैं, न्यायाधीश भी बैठता है, दूसरा सारी चीज़ होती है, लेकिन केवल कौन से काम करता है, पारिवारिक न्यायालयों की तरह अनौपचारिक ढंग से फटाफट काम को क्या करेगा, निपटाएगा। पहली लोक अदालत कहाँ पर खुली, बोलो, गुजरात। देश में पहली लोक अदालत कहाँ पर खुलेगी, गुजरात। और राजस्थान में पहली लोक अदालत कोटा, और स्थायी लोक अदालत उदयपुर। और राजस्थान में एक और बात है, राजस्थान वह पहला राज्य है जहां पर लोक अदालत सभी जिलों में विद्यमान है। देश का पहला राज्य है जहां पर सभी जिलों में लोक अदालत विद्यमान। आगे 55, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको स्पष्ट शब्दों में कि हर लाइन टू लाइन को ध्यान से पढ़ना है। और दोस्तों, मैं आपको एक और गारंटी देता हूं कि अगर पेपर को आज सही जाकर घर पे भी पढ़ लिया तो तुम्हारे को कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, सब कुछ हो गया। अरे वो तो देखो, नॉर्मल बातें तो नहीं होती क्या तुम्हारी, कौन सी नॉर्मल, कौन सी कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, वो होते हैं, वो तो आते ही हैं, वो तो नॉर्मल सबको आता है। नहीं, अगला देखिए, भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्न में से कौन सी विशेष शक्ति है, राज्य के वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन और राज्य के नाम में क्या है, परिवर्तन। इस आशय का प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को राज्य सूची के कानून बनाने और अखिल भारतीय, ये बिल्कुल सही है। अब सुनो, आर्टिकल कौन सा गया, बोलो। इसको आर्टिकल वाइज बोले तो 249 और 312। 200 बात वही है, 249 और 312, 249 और 312। 249 में राज्य सूची के विषय पर अगर केंद्र को कानून बनाना हो तो राज्यसभा में प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा। आर्टिकल 312, अखिल भारतीय सेवा का कोई गठन करना हो तो आपका राज्यसभा में प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा। आ गया, पहली बात है राज्य के वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन करना और राज्य के नाम में क्या करना हो, परिवर्तन, तो संसद की अनुमति आवश्यक है। संसद में दोनों सदन आ गए। कौन सा आ गए, दोनों सदन, समझ गए क्या। और ये आपके लिए कैसे भी क्वेश्चन बढ़िया है, ये आर्टिकल कौन सा 2 है, कौन सा हो गया 3, आर्टिकल कौन सा 3। और इसके लिए एक और बात है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति भी जरूरी है। नहीं समझे क्या। अब ये भी आप समझ लेना, राष्ट्रपति 2 ही मामलों में पूर्वानुमति देता है। नंबर 1 कौन सा, धन विधेयक, कौन सा, धन विधेयक। और दूसरा कौन सा, नए राज्य का गठन करना हो, उसकी सीमा परिवर्तन करनी हो, नाम परिवर्तन करना हो, तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी जरूरी है और फिर संसद में उसको पास करवाना जरूरी है।
तो ये आर्टिकल 2 तो वो संसद वाली बात आ गई। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना अथवा राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन, ये भी संसद में ही क्या होता है पास। संसद शब्द हो गया ना, और चुनाव आयोग के कार्यों का निर्धारण चुनाव आयोग की संख्या है संसद। आ गया क्या? अब आप यहीं पर अथवा तो वो कर सकते हो लोकसभा। कौन सा? लोकसभा को विशेष पावर है, वो लोकसभा को 2 है, वित्तीय एंड अविश्वास। वित्तीय और कौन सा? अविश्वास। ये लो, अब बिल्कुल स्पष्ट कर दो। अब लोकसभा और कौन सा? राज्यसभा। तो लोकसभा को 2 पावर है, वित्तीय प्रस्ताव और कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। ये किस में आएंगे? लोकसभा में। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना किसके? राज्यसभा में। 312 में कानून बनाना कौन सा? राज्यसभा में। अब बाकी को छोड़ के सारी संसद, बस खत्म। ऐसे। नमस्कार दोस्तों, जगुका एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आरपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली स्कूल लेक्चरर एग्जाम की टेस्ट सीरीज फरवरी मार्च से संचालित है। और आज के दिन जो टेस्ट पेपर आयोजित हुआ है उसके फीडबैक के बारे में हमारे बीच उपस्थित है। मैम, आपका नाम? तृप्ति पालीवाल। तृप्ति, आज किस सब्जेक्ट का पेपर दिया आपने? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी। क्या उसमें करंट के इवेंट्स फिर है? यस। ठीक है। क्या स्तर महसूस किया आपने आज के पेपर का? सर अच्छा है, ऑलवेज जैसे हमेशा ही होता है सर का एक क्वेश्चन पेपर अच्छा लेवल का होता है, उसी के अकॉर्डिंग है। बट हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, जो जैसे हम लोग जहाँ से भी हम कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा हमें जो मिलता है यहाँ से कि हाँ भाई ऐसा भी आ सकता है पेपर। पॉलिटी का जो पेपर आया है वो भी थोड़ा ऐसा है कि हाँ ठीक है, हमने पढ़ा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जिस तरीके से अभी आरपीएससी पेपर बना रही है तो वो उसी के अकॉर्डिंग है। थोड़ा समझ, मतलब आप सोच समझ कर आंसर करो उसमें, आप ऐसे नहीं कि आपने रख लिया और आप आंसर कर रहे हो। ओके। जितने भी पेपर आयोजित हो रहे हैं आप उसका सॉल्यूशन ले रहे हो? हाँ जी, ले। सॉल्यूशन को लेकर क्या महसूस करते हो आप? सॉल्यूशन बेस्ट है, क्योंकि मतलब जब आपने पहले आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, उसके बाद आप पेपर कर रहे हो और जब सॉल्यूशन आता है तो आपकी वो चीज एक बार रिपीट होती है, माइंड में रिवीजन होता है, तो पूरा सिलेबस एक बार आपको कंटिन्यूसली वैसा आता जाता है कि हाँ भाई ये चीज यहाँ पर से थी, और वो एकदम कहते हैं ना स्थिर होता है। साइकोलॉजिकली हम कहते हैं कि स्थिर हो रहा है माइंड, उस तरीके से माइंड में फिक्स हो जाता है कि हाँ ये। स्टूडेंट्स सवाई सर के बारे में बोलते हैं कि सर कोई भी टॉपिक सारे सब्जेक्टों को जोड़कर पढ़ाते हैं, क्या बोलेंगे इस मामले में आप? पूरे जो चारों ऑप्शन होते हैं, जैसा समीक्षा करवाते हैं तो चारों ऑप्शन की ऐसे डिटेल करवाते हैं कि जो भी जिससे कनेक्ट होता है तो वो उसको पूरा क्लियर करवाते चले जाते हैं, जैसे सारे ऑप्शन ही क्लियर हो जाते हैं, रिवीजन भी हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। तो आप इस चीज को मानते हो कि जगुका की टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके आपको काफी बेनिफिट होने वाला है? बेनिफिट हुआ है, मैंने ऑनलाइन भी ली हुई है और काफी टाइम से मैं कंटिन्यूसली ले रही हूँ टेस्ट सीरीज, और काफी अभी तक जो भी एग्जाम दे रहे काफी हेल्प होती है, क्वेश्चन भी थोड़े ऐसे रिलेटेड आते ही हैं। ओके, जगुका का नाम कैसे सुना आपने, कैसे यहाँ तक पहुँचे? सर मैंने फर्स्ट ईयर जब पहले किया था यहाँ पे, तो किसी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला था यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती है, तो फिर मैंने जब यहाँ ज्वाइन की तो उसके बाद मुझे खुद को लगा कि यहाँ पे टेस्ट। तो आप के फ्रेंड ने आपको यहाँ पे भेजा, तो आप अपने फ्रेंड को? मैंने और लोगों को भी बोला कि यहाँ पे ऐसे होती है। अदर स्टूडेंट्स के बारे में आपकी क्या राय रहेगी जो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर देंगे, उसके लिए क्या संदेश रहेगा? मॉक टेस्ट जो भी होती है वो कंटिन्यू ज्वाइन करनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके किसी बेस्ट उससे करो जिससे कि आपका रिवीजन अच्छी जगह से हो, क्योंकि अभी क्या होता है स्टूडेंट 10-15 घंटे पढ़ता तो है, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है गलत पढ़ रहा है, वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसको लगता है मेहनत का। तो आप ये मानते हैं कि जगू का सही दिशा और दशा में? ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जगू का एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिसर में आज स्कूल लेक्चरर एग्जाम का करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस का पेपर आयोजित हुआ। इसके बारे में मेरे साथ में स्टूडेंट्स हैं, तो हम इनका फीडबैक जानेंगे। बेटा, आपका शुभ नाम? दीप्ति। आज आपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया, क्या महसूस किया? अच्छा लेवल आया था पेपर का, मतलब जिस तरीके से आजकल पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से पेपर आया है। वन वर्ड आंसर नहीं है, वर्ड स्टेटमेंट टाइप से, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि स्टेटमेंट से आपका थोड़ा लेवल बढ़ता है। पहले जो पेपर आते थे वो वन वर्ड टाइप आते थे, बट अब पैटर्न बदल गया, तो ये पेपर पैटर्न पे बेस्ड। ओके, ये जो आपका अटेम्प्ट है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या पिछली बार भी आपने स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दिया था? सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम क्रैक करो
इसके लिए आपका मॉडल क्या है और जगू का उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने आपकी कितनी मदद कर रहा है, क्या बोलेंगे इस बारे में? सर यही है कि पहली बात तो आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है, दूसरी बात पढ़ाई तो सभी करते हैं, बट एक होता है कि आपका एनालिसिस कैसे है, तो वो होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जैसे यहाँ की मॉक टेस्ट काफी अच्छा है, जिस हिसाब से लेवल है सर का, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को एनालाइज करें। तो आप ये मानते हैं कि आरपीएससी जैसा स्कूल लेक्चरर जैसा एग्जाम हार्ड वर्क से न करके स्मार्ट वर्क से क्रैक किया जा सकता है? तो इस स्मार्ट वर्क की कड़ी में जगुका को ज्वाइन करके आपको बेनिफिट मिला है? तो डेफिनेटली मिला है। यहाँ पर कि सर का पढ़ाने का तरीका काफी डिफरेंट है। दूसरी बात, आप टेस्ट देते हो तो आपका खुद का एनालिसिस तो होता ही है, प्लस उसके बाद जब आप घर जाके उसको एक बार और सर का एनालिसिस देखते हो, रिवाइज होता है, तो उससे काफी बेनिफिट मिलता है। आपके अलावा आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर के एग्जाम को जो भी अदर स्टूडेंट्स देंगे उनके बारे में आपका क्या संदेश रहेगा, अगर जगुका का ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो? सर टेस्ट तो देखो ऑलमोस्ट सारी कोचिंग चलाई रही है, मेरे को काफी का नहीं पता, बट इतना पता है कि जो ये टेस्ट है इनको अगर आप मतलब मन से देते हो, आप पढ़ के देते हो, तो काफी चीजें कवर हो जाएगी आप। तो आपने और इंस्टीट्यूट का चुनाव न करके इस टेस्ट सीरीज में जगुका का चुनाव क्यों किया? सर मैंने यहीं से कोचिंग ले रखी है, तो दूसरी बात सर मुझे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है सर का, और इसके बाद मेरी फ्रेंड ने ही मुझे सजेस्ट किया था, और इसी अच्छा, ओके। तो आप इस टेस्ट सीरीज से टोटली प्योरली सेटिस्फाइड हो? चलो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।